हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। चैप्टर 3 है क्लास 10 साइंस का है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। चैप्टर के हम कंप्लीट नोट्स को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और इसका यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप SR स्मार्ट लर्न पर ज्वाइन हो जाइए। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे इस बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धातु अधातु तथा उपधातु की परिभाषा लिखिए। ये सभी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसका हम डिटेल सॉल्यूशन अभी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तन्यता एवं आघात वर्ध्यता को समझाइए। इसका भी डिफिनीशन टाइप में एग्जाम्पल के साथ आपको अभी प्रेजेंट किया जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर बताइए। ये एक डिफरेंस है जो कि निस्तापन तथा भर्जन में कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और चौथा है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आया है और इस बार भी इस क्वेश्चन के मैक्सिमम चांस है कि ये क्वेश्चन जरूर आए। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। इसे पूछा जा सकता है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। अनुप्रयोग मतलब इसका उपयोग बताना है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु क्या होता है, कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उसके उपयोग को भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं, इसके गुण लिखिए। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। ये है चैप्टर 3 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम इसके सॉल्यूशंस को। यदि आप इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप SR स्मार्ट लर्न पर जाएं। वहां से टेलीग्राम ग्रुप में आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर धातु अधातु तथा उपधातु की परिभाषा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखते हैं, धातु क्या होता है जिसे मेटल्स कहा जाता है। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं धातु कहलाते हैं। मेटल क्या होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन का पॉजिटिव का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अथवा इसका एक डिफिनीशन और है, वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्ध्य, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं। धातु क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। आप इसे भी लिख सकते हैं, वे तत्व जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, लोहा है, तांबा है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, जिंक और पारा। यहाँ पर इसमें से जो सिल्वर है, चांदी है क्या, चांदी एक मेटल है। चांदी का विद्युत सुचालक में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक सुचालक एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर सिल्वर है। देखते हैं अधातु किसे कहते हैं, यहाँ पर मेटल हो गया। उसके बाद देखते हैं नॉन मेटल्स किसे कहते हैं। अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये माइनस निगेटिव मतलब निगेटिव आयन बनाते हैं। ये क्या कहलाता है, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। नॉन मेटल्स का एक डिफिनीशन दूसरा है, वे तत्व जो सामान्य अपक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु का एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। ये हो गया अधातु। अधातु के बाद हम देखते हैं उपधातु। उपधातु को क्या कहा जाता है, उपधातु को कहा जाता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु का मतलब जिसमें धातु और अधातु का दोनों का क्या पाया जाएगा, प्रॉपर्टीज़ पाया जाएगा, वही क्या कहलाएगा, उपधातु कहलाएगा। उपधातु के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, उपधातु के एग्जाम्पल्स हैं बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर जी जर्मेनियम और सिलिकॉन इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम यहाँ पर उपधातु है, मेटलॉइड्स है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर डिफिनीशन के साथ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, तन्यता एवं आघात वर्ध्यता को समझाइए। तन्यता मतलब होता है डक्टिलिटी और आघात वर्धनीयता मतलब होता है मैलेबिलिटी।
तो यहाँ पर तन्यता क्या होता है, वे तत्व जिनके बारीक या पतले तार खींचे जा सकते हैं तन्यता कहलाते हैं। तन्यता वह होता है जो भी कोई भी क्या होगा तत्व होगा उसका क्या होगा पतला तार खींचा जा सकता है, वही क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। मतलब कोई भी एलिमेंट हो जिसमें वह गुण हो कि उसे पतले तार के रूप में खींचा जा सके, वही क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। तन्यता का एग्जाम्पल क्या है, सोना, प्लेटिनियम, चांदी, कॉपर, लोहा आदि ये सभी क्या है, तन्यता है, डक्टिलिटी के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आघात वर्धनीयता, जिसे आघात वर्ध्यता भी कहते हैं, तो ये सभी सेम ही हैं। आघात वर्ध भी ये भी सेम होगा। तो यहाँ से देखते हैं आघात वर्धनीयता क्या है, वे तत्व जो पीटने पर पतली सीट या चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं आघात वर्धनीयता कहलाते हैं, तथा उनका यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है, आघात वर्धनीय कहलाता है, और इनका यह गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल सेम रहेगा, वही सोना, प्लेटिनियम, चांदी, कॉपर, लोहा आदि। इनमें क्या है, इन्हें बारीक पतले तार के रूप में खींचा जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, पतले चादर के रूप में बनाया जाता है पीट कर, और इसमें खींचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर बताइए। निस्तापन और ये होता है भर्जन। निस्तापन क्या है, निस्तापन में एक हम लिखेंगे, उसके बाद दूसरा ये लिखेंगे। यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, ये निस्तापन में होता है। निस्तापन में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क का यूज होता है, और भर्जन में सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। इस विधि में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है निस्तापन में, और भर्जन में इस विधि में अयस्क को वायु में गर्म किया जाता है। और निस्तापन में अयस्क से आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, और भर्जन में खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करना कठिन होता है। निस्तापन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, और इसमें भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर है। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आपको जरूर देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं खनिज तथा अयस्क में अंतर क्या है, खनिज क्या है, अयस्क क्या है। जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। धातुओं के क्या पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। और अयस्क क्या है, जिन खनिजों को लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से धातुएं प्राप्त की जाती हैं, जिन खनिजों से लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं, उन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। अयस्क और खनिज का डिफिनीशन हो गया। अब देखते हैं, खनिज में धातु की मात्रा कम होती है, खनिज में धातु कम होता है, अयस्क में धातु की मात्रा कम होती है। खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करना कठिन होता है, अयस्क से आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये सभी चार आपके डिफरेंस हो गए खनिज तथा अयस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ये है पहले डिफिनीशन इसका, धातुओं की सक्रियता श्रेणी जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। सक्रियता श्रेणी ही विद्युत रासायनिक श्रेणी है। आप दोनों को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यह है इसका एक डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। यह है सक्रियता श्रेणी का डिफिनीशन। अब देखते हैं इसके अनुप्रयोग को। इसका अनुप्रयोग पहले हम देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और इसका सक्रियता श्रेणी का क्रम क्या है। यहाँ पर सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु दी गई है, और यहाँ पर घटती अपक्रियाशील दी गई है, सबसे कम अपक्रियाशील नीचे है। तो यहाँ पर ये एरो क्या है, अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में जा रहा है। मतलब यहाँ पर पोटेशियम की अपक्रियाशीलता सबसे अधिक है, उसके बाद Na की, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड की अपक्रियाशीलता सबसे कम होगी और पोटेशियम की अपक्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर ये इसका पोटेशियम का सबसे हाई है, और ये नीचे वाला क्या है, सबसे लो है। यहाँ पर इसका क्या है, अपक्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। ये है सक्रियता श्रेणी धातु की सापेक्ष अपक्रियाशीलता। ये मतलब एलिमेंट के सभी दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं,
रिएक्टिविटी मतलब कितना हाई रिएक्टिविटी है और कितना लो रिएक्टिविटी है। अब देखते हैं इसके अनुप्रयोग को। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, इनके दो अनुप्रयोग दिए गए हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अपक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। सेकंड है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। अब देखते हैं मिश्र धातु क्या होता है, जिसे एलॉय कहा जाता है। मिश्र धातु जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु क्या होता है? जब भी कोई दो या दो से अधिक धातु होगा, मेटल होगा, तो उनका क्या एक रेशियो होगा, उसमें आपको पिघलाया जाएगा। मतलब एक निश्चित मात्रा होगी दोनों की, उन मात्रा में उसको पिघलाया जाएगा तो वो एक मिलकर समांग मिश्रण मतलब समांगी मिश्रण के रूप में बन जाएंगी और वही क्या मिश्रण कहलाएगा? मिश्र धातु कहलाएगा। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातु कौन कौन सी हैं? पीतल है, जर्मन सिल्वर है। पीतल को ब्रेस और अल्फा भी कहा जाता है और ये जर्मन सिल्वर है। और इसके संगठन क्या है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? पीतल क्या है? कॉपर 70%, पीतल में कॉपर 70% है और जिंक 30% है। यहाँ से 70 और 30% मिलकर क्या बनता है? पीतल बनता है। और इसी प्रकार जर्मन सिल्वर में 50% कॉपर और जिंक 35%, निकेल 15%। निकेल जो है यहाँ पर 15% होता है। और इसका पीतल का यूज क्या है? पीतल का यूज है तार मशीनों के पुर्जे बर्तन बनाने में। और जर्मन सिल्वर का यूज है बर्तन मूर्तियाँ बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही दिए गए हैं। आप इसे नोट डाउन करिए और इसका बार बार रिवीजन करिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आएंगे और इससे भी पहले पूछे गए हैं ये सभी क्वेश्चन। तो देखते हैं आयनिक यौगिक किसे कहते हैं और इससे गुण लिखिए। आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं, इससे गुण लिखिए। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? वे यौगिक जो धनायन और ऋणायन के बीच विद्युत स्थैतिक बल से बने होते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक क्या होता है? धनायन और ऋणायन के बीच विद्युत स्थैतिक बल से बना होता है, जिसे आयनिक यौगिक कहते हैं। ये सामान्यतः धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉनों का जब साझा होता है तो उन्हीं के साझे के द्वारा ये बनते हैं। एग्जाम्पल क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? आयनिक यौगिक के एग्जाम्पल हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है? संरचना, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय संरचना रखते हैं। गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है? इसका गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः अधिक होता है। ये है इसके गुणधर्म। तो इस चैप्टर में हमने आपको 7 क्वेश्चन बताया है जो कि इस चैप्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप SR स्मार्ट लर्न पर अवश्य ज्वाइन हो जाइए, जहां से आप इसका फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूट्यूब पर आप अवश्य ज्वाइन हो जाइए, जहां से आप इसका फ्री PDF और कोई भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है तो आपको सबसे पहले दिया जाएगा। यहाँ पर ये आप PDF के लिए फॉलो कर लीजिए और नोट्स के लिए फॉलो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। इस चैनल पर आपको कंप्लीट साइंस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें से आप डेली के 3 से 4 वीडियो को वॉच करिए और उसका नोट्स बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।